जिन्होंने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई है उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। इस तरह के हमले से देश के मनोबल को तोड़ा नहीं जा सकता। हमले के बाद इंसाफ के लिए भारत सब कुछ करेगा। स्वागत है आपका न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल में। मैं हूं विशाल और आप देख रहे हैं JKLH प्राइम टाइम। जिन्होंने ये हमला किया है, मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। तो आपने सुना वजीर आजम यानी प्रधानमंत्री ने आज क्या संदेश दिया है, क्या वार्निंग दी है। ये एक अज़्म है, ये संकल्प है। जिस तरह से पहलगाम में 22 तारीख को हमला हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं एक इंतजार था। हालांकि डिप्लोमेटिक स्तर पर बहुत सारे ऐसे कड़े फैसले लिए गए हैं, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री की जुबान से लोग शायद कहीं ना कहीं सुनना चाहते थे। लोगों को इंतजार था कि प्रधानमंत्री कहेंगे तो क्या कहेंगे, और प्रधानमंत्री अगर जब कुछ कहते हैं तो वो करते हैं, ये लोगों को पता है। इसलिए मधुबनी में आज प्रधानमंत्री ने जो इस हमले के ताल्लुक से कहा है वो काफी गंभीर है, काफी बड़ा और कड़ा संदेश है। क्योंकि उन्होंने कई बातें कही हैं। उन्होंने कहा है कि जिन्होंने देश की आत्मा को चोट पहुंचाई उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। न सिर्फ उन्हें बल्कि जो उनके साजिशकर्ता हैं उन्हें भी बख्शा नहीं जाएगा। आतंकियों को उनकी कल्पना से बड़ी सजा दी जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस तरह के हमले से देश के मनोबल को, देश के हौसले को तोड़ा नहीं जा सकता, और हमले के बाद इंसाफ के लिए भारत सब कुछ करेगा। यह बात खास तौर से आप ध्यान से सुनिए। हमले के बाद इंसाफ के लिए भारत सब कुछ करेगा। इसमें बहुत सारी चीजें शामिल हैं, बहुत सारी चीजें निहितार्थ हैं इसमें। और हमारे साथ कुछ खास मेहमान इस वक्त इस खास चर्चा में शामिल हो रहे हैं। हम उनका तारुफ करा देते हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं कर्नल SS पठानिया, जो डिफेंस एक्सपर्ट हैं, और हमारे साथ तेंदर सिंह सोनी जी भी जुड़ रहे हैं, सीनियर एडिटर JKLH। और कुछ देर में हमारे साथ कुछ और खास मेहमान भी जुड़ेंगे। विक्रम सिंह रंधावा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, BJP के MLA हैं। आप सभी लोगों का मैं स्वागत करते हुए सबसे पहले मैं तेंदर जी आपके पास आना चाहूँगा। कल भी हमने इस पर चर्चा की थी, गहन चर्चा की थी, और कल से लेकर आज तक बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लिए गए हैं, बहुत सारे ऐसे संकेत दिए गए हैं, और प्रधानमंत्री ने तो जो कहा है वो खुलकर कह दिया। ये बात प्रधानमंत्री के द्वारा कहा जाना कि हमले के बाद इंसाफ के लिए भारत सब कुछ करेगा, क्या संदेश है तेंदर जी? देखिए विशाल, जब हम कल इस बारे में बात कर रहे थे तो हमने ये कहा था कि हर एक ऑप्शन जो है वो टेबल पे है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, चाहे वो मिलिट्री हो, चाहे वो इकोनॉमिकल हो। आप देखिए कल प्रधानमंत्री ने या जो कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की जो मीटिंग हुई थी उसमें जो डिसीजन लिए गए थे वो पाकिस्तान की इकोनॉमी को क्रिपल करने के लिए थे। देखिए 80% पाकिस्तान की जो इरिगेशन है वो इंडस वाटर ट्रीटी से जो उन्हें पानी जाता है। 24% GDP जो पाकिस्तान का है वो इंडस वाटर ट्रीटी से जो पानी जाता है उस पर डिपेंडेंट है। तो अगर इंडस वाटर ट्रीटी को देखिए, क्योंकि हालांकि भारत एक रिस्पॉन्सिबल मुल्क है, इंडस वाटर ट्रीटी को उन्होंने पूरी तरह से कैंसिल नहीं किया। हमने सिर्फ ये कहा उसे अबायंस में रखा है, जिससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा और पाकिस्तान बौखलाहट में आ गया है। आज जिस तरह के जो प्रधानमंत्री की जो स्टेटमेंट आई है, प्रधानमंत्री ने ये कहा कि आतंकवादी दुनिया के किसी भी कोने में पहुंच जाएं, भारत उन्हें खोजेगा और उन्हें छोड़ेगा नहीं, परस्यू करेगा, ट्रेस करेगा और एलिमिनेट करेगा। और ये भी कहा जो थोड़ी बहुत उनके पास जमीन बची हुई है उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा। देखिए पाकिस्तान जो है वो सारी दुनिया जानती है, पाकिस्तान इज अ हब ऑफ टेररिज्म। जम्मू कश्मीर में जितनी कत्लो गारत हो रही है, जम्मू कश्मीर में जितने नुकसान हो रहा है, उसका सारा जो जिम्मेदार है पाकिस्तान है। और पाकिस्तान की एक स्ट्रेटेजी है, K2 प्लान है पाकिस्तान का, कश्मीर और खालिस्तान।
ये पाकिस्तान जो है वो चाहता है कि भारत में कत्लो गारत चलती रहे, भारत में डिस्टरबेंस रहे। लेकिन इस बार क्योंकि ये जो सरकार है, अगर आपको विशाल याद होगा जब पुलवामा का आतंकी हमला हुआ था, उसके बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बयान दिया था और ये कहा था कि घर में घुस के मारेंगे, और वैसा हुआ। बालाकोट एयर स्ट्राइक पूरी दुनिया जानती है कि बालाकोट में हमारे जो फाइटर प्लेन थे वो पाकिस्तान में कितने अंदर जाके उन्होंने जो जैश ए मोहम्मद का वहां आतंकी कैंप था उसे नष्टो नाबूद किया। अब जब भारत के प्रधानमंत्री मधुबनी बिहार से ये स्टेटमेंट देते हैं कि ना सिर्फ आतंकवादियों को, जो उनके आका हैं, जो उनको वहां पर पनाह दे रहे हैं, उनको भी आइडेंटिफाई किया जाएगा और उनको भी छोड़ा नहीं जाएगा, तो ये मैसेज बिल्कुल क्लियर है कि भारत किस तरफ बढ़ रहा है और किस तरह जो हमारा पड़ोसी मुल्क है जो हमें बर्बाद करने में तुला हुआ है, हमारे लोगों को मार रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री ने एक और इम्पोर्टेंट बात कही, उन्होंने कहा वहां पर जो लोग मारे गए वो किसी एक पर्टिकुलर रीजन के नहीं थे, वो भारत के लोग थे, वो गुजरात के थे, वो महाराष्ट्र के थे, वो यूपी के थे, वो बिहार के थे, वो भारतीय थे। कलेक्टिवली भारतीयों पे टारगेट हुआ है, भारतीयों पे एक जंग थोपी गई है और भारत जो है वो उस जंग का पूरी तरह से भारत के पास सारी ऑप्शंस खुली है और उस जंग का जो है वो पूरी तरह से जवाब देगा। जी विशाल जी, मैं अपने एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी मैं तारुफ करा देना चाहता हूँ। हमारे साथ मोहम्मद अल्ताफ वानी जुड़ चुके हैं जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। आप सभी का इस्तकबाल है। मैं एक बार पहले कर्नल एसएस पठानिया के पास जाना चाहूँगा। कर्नल साहब, मेरा सवाल यही है कि ये अक्सर जब ऐसी कोई बड़ी घटना, बड़ी वारदात होती है या बड़ा आतंकी हमला होता है, तो ये एक सवाल देशवासियों में उभरता है कि भाई अब हमें क्या करना चाहिए या सरकार क्या करने जा रही है। लोगों की जो अपेक्षा वो ये होती है कि सरकार को कड़े से कड़ा कदम उठाना चाहिए। क्या आप ये महसूस कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, जैसा प्रधानमंत्री ने कहा है कि इंसाफ के लिए भारत सब कुछ करेगा, क्या उस तरफ कदम आगे बढ़ रहा है? देखिए वैसल साहब, ये जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसको अगर अपने हिसाब से रेटिंग देता हूं तो ये पुलवामा अटैक से भी ज्यादा खराब है। क्योंकि इसमें इनोसेंट लोगों को मारा गया है, सिलेक्टिवली मारा गया है और बड़े ही वहिष्याना तरीके के साथ इन्होंने कार्रवाई की है। जहां तक हमारा जो रिटेलिएशन था, जो प्रधानमंत्री साहब की मैं तारीफ करता हूं, वो बहुत बोल्ड और करेजियस लीडर है और उन्होंने डिप्लोमेटिक एक्शन जो है फौरन इनिशिएट कर दिया अपनी यात्रा को बीच में काट के, क्योंकि वो सऊदी अरेबिया में बैठे हुए थे। बिल्कुल। अभी अगर हम बात करते हैं कि ये जो 5 एक्शन इनिशिएट किए हैं, जिसके अंदर सबसे बड़ा वो जो है वो है इंडस वाटर ट्रीटी जो 60 में हुई थी और इसको अभी तक हम रिजॉल्व नहीं कर पाए थे। अगर पाकिस्तान हमारा दुश्मन देश है तो उसका पानी बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये उनकी लाइफलाइन है। हमने अभी तक क्यों नहीं किया? क्यों हमने अभी तक वो कनेक्टिंग कैनाल्स नहीं बनाए ताकि वहां से पानी डाइवर्ट किया जाए? और अभी जो स्टेप इसके साथ लगे हैं, जैसे बाघा बॉर्डर को क्लोज कर दिया गया है, वीजा कैंसिल कर दिए गए हैं, हाई कमीशन के अंदर लोगों की कमी की गई है और पाकिस्तान ने भी वही सारे काम किए हैं, उन्होंने एयर स्पेस भी बंद कर दी। सवाल ये है कि क्या ये काफी है? इतनी बड़ी घटना के बाद हम क्या इमेज प्रोजेक्ट कर रहे हैं अपने स्ट्रॉन्ग नेशन की, जो एक ग्लोबल पावर है? मैं बड़ी बार हर चैनल में रिकमेंड करता हूं, अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारी सीज फायर वायलेशंस हो रही हैं, इसमें हमेशा जो इनिशिएटिव है वो पाकिस्तान लेता है और हम उसको रिएक्ट करते हैं। मेरे हिसाब से ये सीज फायर जो एग्रीमेंट है उसको रिवोक कर देना चाहिए, ताकि पाकिस्तान जो इस समय किस किस फ्रंट पे लड़ रहा है, देखिए वो खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक तालिबान पाकिस्तान उसके पीछे पड़ी हुई है। कर्नल साहब, अगर आप बुरा ना माने, मैं इसी बात पे कुछ अपडेट शायद मुझे लगता है तेंदर जी के पास है। तेंदर जी, इस बारे में कुछ अपडेट करना चाहेंगे आप? सीज फायर को लेकर के बातें हो रही, जो कि सूत्रों से शायद कुछ जानकारी आ रही है मेरे ख्याल से। देखिए, इस बात पे पठानिया साहब, कर्नल पठानिया साहब, डिस्कशन चल रहा है कि जो सीज फायर एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ उसे खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि इस सीज फायर वायलेशन जो एग्रीमेंट है पाकिस्तान तो गाये बगाए उसका उल्लंघन कर रहा है। आज सुबह भी, कुछ दिन पहले भी पाकिस्तान ने घुसपैठ कराने की कोशिश की और उसमें
पाकिस्तान जो है सीज फायर एग्रीमेंट का उल्लंघन करके आतंकवादियों को जो है हेल्प करता है इन्फिल्ट्रेशन करने में, तो कहीं ना कहीं अब ये डिसीजन लिया जा रहा है कि इस सीज फायर एग्रीमेंट को जो है खत्म कर दिया जाएगा। हो सकता है ऑफिशियल ये डिसीजन जो है पब्लिकली ना किया जाए, लेकिन लाइन ऑफ कंट्रोल पे और इंटरनेशनल बॉर्डर पे ये जो सीज फायर एग्रीमेंट है पाकिस्तान के साथ जो 2022 में रीच आउट हुआ था, फिर से उसे शायद जल्दी ही खत्म कर दिया जाएगा। जी चलिए, तो कर्नल साहब, मुझे लगता है कि आपकी जो चिंता थी या फिर ये कह लें कि आप का जो एक एडवाइस है, आपके चूंकि आप पास अनुभव है इन चीजों को लेकर के, तो अब आप अपनी बात पूरी कर सकते हैं। इस तरफ शायद कदम आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, मैं ये क्या कह रहा था कि पाकिस्तान की जो वल्नरेबिलिटी है उसको हमें एक्सप्लॉइट करना पड़ेगा। पाकिस्तान की इस समय तारीख तालिबान बुरी तरह से उनके पीछे पड़े हुए हैं। बलूचिस्तान की आप बात देख लीजिए, वो आर्मी, बलूचिस्तान आर्मी, उनको हर जगह ट्रेन तक हाईजैक हो रही है। वहां पर पीओके के अंदर बहुत ज्यादा विद्रोह के स्वर निकल रहे हैं और हर जगह पे उनको मुंह की खानी पड़ रही है। उसके बावजूद भी अगर हम ये सीज फायर एग्रीमेंट खत्म कर देते हैं और उसके बाद पाकिस्तान को वेल एंड प्रॉपर तरीके से हैमर करते हैं, क्योंकि उनके पास जो जितना भी गोला बारूद असला भी आ रहा है वो चाइना की मेहरबानी से आ रहा है, और उनके पास जो फॉरेक्स रिजर्व है वो सिर्फ $6 बिलियन है। लड़ाई के लिए आपको पैसा चाहिए जी, $6 बिलियन और हमारे पास $650 बिलियन है। तो आप इमेजिन कीजिए कि किस कदर इकोनॉमिकली तो पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं। पॉलिटिकली ले लीजिए आप, डिप्लोमेटिकली ले लीजिए आप, उनकी जुडिशली देख लीजिए आप, और उसके अंदर हुकूमत कौन कर रहा है? ये मौलाना मुनीर, जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कम है, मौलाना ज्यादा है। और उसके आपने स्टेटमेंट सुना होगा कि ये जो जगलर वेन जो है, ये उनकी कश्मीर उनकी जगलर वेन है। अब उनकी जो जगलर वेन है वो नहीं चाहिए इंडस वाटर ट्रीटी, और उसको भी पूरी तरह से काट के एक सख्त मैसेज देना पड़ेगा कि वी कैनॉट टेक नॉनसेंस एनी मोर। जी देखिए, हम पास्ट में 2 स्ट्राइक कर चुके हैं, बालाकोट और उड़ी स्ट्राइक जो हुई। हाँ, पाकिस्तान की इतनी औकात नहीं है कि वो रिटेलिएट कर पाए। सीज फायर एग्रीमेंट को ब्रेक कीजिए, उनको वेल एंड प्रॉपरली हैमर कीजिए जहां जहां वे कमजोर हैं, और एलओसी के अंदर हमारी जो फौज है वो काबिल है कि पाकिस्तान की जो बॉर्डर एक्शन टीम्स हैं, जो हमारी बॉर्डर एक्शन टीम है, पाकिस्तान की तबाही करें। उसके लिए एक अच्छा, मैं जरा आपको रोकना चाहूंगा। मल्लिकार्जुन खड़गे कुछ कह रहे हैं, जरा सुनते हैं। पर शांति रखना जरूरी है, ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने जो हुआ है, और पूरी सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? जो राजनाथ सिंह जी ने प्रिसाइड किया, अमित शाह जी भी यहाँ थे, हमने सब लोगों ने मिल के जो पहलगाम में इंसिडेंट हुआ है उसको सभी लोगों ने कंडेम किया। ऑल पार्टी इर्रेस्पेक्टिव ऑफ ये वो ऐसा कुछ। और दूसरी चीज़ हमने ये कहा कि कश्मीर में शांति रखने के लिए वो अच्छा प्रयास करे और वहाँ पर शांति रखना ज़रूरी है। ये बात उनके सामने हमने रखा और उन्होंने ये कहा कि सभी एक्शन ले लें। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। राहुल जी कश्मीर जा रहे हैं। खड़गे जी, सिक्योरिटी लैब्स की बात करी आपने, राहुल जी बोल रहे हैं। यूनिफॉर्मली कंडेम किया है सबने, सपोर्ट किया अपोजिशन ने सरकार को, कोई भी एक्शन नहीं। आज प्रधानमंत्री ने कहा है कि कड़ा एक्शन लेंगे, तो आप लोग उससे संतुष्ट हैं? खड़गे साहब, चलिए, तो अब आप सुन रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे को, और बिल्कुल साफ इशारा है कि जहां तक बात देश पर जब आ जाती है, देशवासियों पर जब आ जाती है, और पड़ोसी की अगर निगाह जो है वो नापाक कदम की तरफ आगे बढ़ रही है, तो उसमें एकजुटता का परिचय जो है जरूर। चुकी ये आपको बता दें कि आज दिल्ली में ऑल पार्टी मीट हुई थी, यानी सर्वदलीय बैठक हुई थी। उस बैठक की अध्यक्षता राजनाथ सिंह खुद कर रहे थे। तो इसको लेकर के अपडेट है, इस पर हम और चर्चा करेंगे। फिलहाल मैं जरा विक्रम जी आपके पास आना चाहता हूँ। विक्रम सिंह रंधावा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के एमएलए हैं। विक्रम जी, आपके यहाँ भी एक ऑल पार्टी मीट हुई, यानी जम्मू कश्मीर भी आज ऑल पार्टी मीट हुई है, तो
उसका जिक्र करते हुए जो अब तक जो संदेश, जो इशारे मिल रहे हैं, क्या लग रहा है जम्मू कश्मीर में जिस तरह से एकजुटता वहां देखी जा रही है, क्योंकि शायद इशारा या नियत तो ये थी कि जम्मू कश्मीर में भी और देश में भी लोगों को बांट दिया जाए जो दुश्मन चाहता है, लेकिन एकजुटता दिखाई जम्मू कश्मीर ने। तो ऑल पार्टी मीट भी हुई है, इस बारे में थोड़ा सा आप बताएं, और साथ ही ये बताएं कि क्या अपेक्षा है, क्योंकि आप एक जनप्रतिनिधि हैं, जन की अपेक्षा क्या है? जी देखिए, पाकिस्तान की शुरू से नीयत और नीति में खोट रही है। पाकिस्तान के जन्म से लेके चाहे 1960 के बाद से लेके ये चल ही सिर्फ हिंदुस्तान के बलबूते पे रहा था, लेकिन बदकिस्मती कि हिंदुस्तान के अंदर जिहाद की जो मुहिम पाकिस्तान ने छेड़ी, उसका सबसे बड़ा सेक्रीफाइस जो जम्मू कश्मीर ने दिया है। जम्मू कश्मीर में जहां हमारे सैनिक खोए हैं, वहां हमारे नागरिकों को भी हमने खोया है इस जिहाद की लड़ाई में। लेकिन अभी इस हरकत के बाद पहली बार देखा गया कि किसी टेररिस्ट इंसिडेंट के बाद कश्मीर से भी बंद की आवाज सुनाई देनी पड़ी। यहां तक कि हुर्रियत कॉन्फ्रेंस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी और कांग्रेस ने भी कश्मीर बंद की आह्वान किया, और कश्मीर के अंदर कश्मीर के नौजवानों ने कहा कि जो लोग शहीद हुए हैं कि हम कश्मीरी शर्मिंदा है कि आपके कातिल अभी तक जिंदा है। ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच के साथ इसमें चलना चाहिए। बाकी मुख्यमंत्री महोदय ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है, उसमें क्या डिलिब्रेशंस हुई होंगी वो डेफिनेटली मीडिया के माध्यम से कल पता चलेगा। पर मुझे इतना पता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय गृह मंत्री जी और पूरे देश ने और केंद्र सरकार ने इस हरकत को जिस तरीके से लिया है, अब पाकिस्तान को सबक सिखाने का मौका आ चुका है। डिप्लोमेटिक तरीके से पाकिस्तान को जो एक इशारा किया गया है, जो प्रधानमंत्री जी ने बेहतरीन निर्णय लिया है, जिस बूंद बूंद पानी को हमारे हिंदुस्तानियों का हक है वो इस काफिर देश को देकर हम तब तक क्यों पालते रहे, कब तक इंतजार करते रहे। इसने 65 में मुंह की खाई, इसने 71 में मुंह की खाई, इसने करगिल वार में मुंह की खाई, ये 35 साल से जम्मू कश्मीर को आग के हवाले किए हुए था। इसकी अपनी औकात हैसियत है क्या? और ये वो वक्त आ चुका है कि पाकिस्तान को बताने की जरूरत हो गई है कि हिंदुस्तान का मुसलमान तेरे से कहीं बेहतर पल रहा है, हिंदुस्तान का मुसलमान तेरे से कहीं बेहतर सुरक्षित है। तू अपने मुसलमानों को बचा के देख ले। ये हिंदू मुस्लिम फ्यूड जो है ये पाकिस्तान की द्वारा चलाई हुई लड़ाई की वजह से पड़ा है। अलबत्ता मैं भी ये मानता हूं और कई मुसलमान भाई भी मानते होंगे कि धरती के ऊपर जम्मू कश्मीर में आज भी पाकिस्तान के सिंपैथाइजर कहीं ऐसे बैठे हैं, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, चाहे वो इनके गाइड है, चाहे वो मेंटर है, चाहे वो शेल्टर देते हैं, उन लोगों के भी गिरबान पे हाथ डालने की जरूरत है। एक तरफ जहां पाकिस्तान को सबक सिखाना है, वहां देश के अंदर जो दुश्मन बैठा है, जो खा रहा है हिंदुस्तान की, जी रहा है हिंदुस्तान में, फायदे हिंदुस्तान से ले रहा है और गुण पाकिस्तान के कहता है। और बार बार कई बार चर्चा में बड़े लोग भी कह रहे थे जी पाकिस्तान से बात होनी चाहिए, और शुरू से ही जीरो टॉलरेंस को लेकर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है टेररिज्म पे जीरो टॉलरेंस, टॉक्स और टेरर कभी इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। और ये अब वो समय आ गया है कि दुनिया के नक्शे से पाकिस्तान का नाम जो है वो मिटा दिया जाए, क्योंकि इसका जन्म भी मुझे लगता है कि सबको पता है 1947 में इसका जन्म ही हमारे कुछ उस वक्त नालायक हुक्मरानों की गलत नीति की वजह से बना था, नहीं तो टू नेशन थ्योरी अडॉप्ट करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर की थी तो फिर पाकिस्तान को पूरा उसका देते। पाकिस्तान 47 से लगातार हिंदुस्तान उसको पाल रहा है, पर अब वो समय आ गया है कि नरेंद्र मोदी जी की सुकुशल नेतृत्व जो है पूरी दुनिया को आज संदेश चला गया है। जो उन्होंने बिहार में कहा कि आतंकवाद ही नहीं, आतंकवाद की धरती पे जो लोग खड़े हैं उनको भी जड़ से उखाड़ने की जरूरत है। जी तो आप सुन रहे थे विक्रम सिंह रंधावा को, बीजेपी के एमएलए। मैं अल्ताफ आपके पास आना चाहता हूं। हमारे साथ मोहम्मद अल्ताफ वानी मौजूद है, नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं। दो चीजें हैं, एक तो ये कि इस बार की जो सिचुएशन है, यानी इससे पहले जब भी कुछ इस तरह के हमले हुए, देश की आत्मा पर चोट पहुंचाई गई, तो मिसालें तो पेश की गई, लेकिन इस बार कुछ अलग है। अभी विक्रम जी भी कह रहे थे कि जम्मू कश्मीर में इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट एंड क्रीड एंड रिलीजन सब लोग सड़कों पर निकल आए और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाए गए, पाकिस्तान के पुतले को नजरातिश किया गया। तो ये जो एकजुटता का इस बार मुजाहरा हो रहा है, खास तौर से जम्मू कश्मीर में और देश के अन्य हिस्सों में तो है ही है, और इसमें कितना ये कहीं ना कहीं एक सख्त पैगाम है और ये एक सीधा संदेश है जो प्रधानमंत्री ने सब कुछ समेटते हुए आज मधुबन में कह दिया कि इंसाफ के लिए भारत कुछ भी करेगा। जी शुक्रिया आजम साहब, आपने जी मुझे मौका दिया। जहां से मैंने सुना कि 10-15 मिनट से सुन रहा हूं
कर्नल साहब की भी बातें सुनी, उसके बाद विक्रम जी की बातें सुनी जो ऑनरेबल एमएलए है मेरे साथ आज के डेट में। ये जो पहलगाम में हुआ शर्मनाक वाक़ा हुआ, इसमें दो राय है ही नहीं। हम शर्म से हमारा सर झुका हुआ है, और इन पर्टिकुलरली मेरी कंस्टिट्यूंसी में हुआ। ये 2000 में एक वाक़या हुआ था, उसके बाद 25 साल के बाद, जो कि पुरअमन माना जाता था। इवन पीक मिल्टन सी में भी अगर आप देखें, पहलगाम में कभी भी ऐसे कोई भी वारदात हमें सामने देखने को नहीं मिले थे। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, शर्म की बात है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो जैसे आपने खुद भी कहा कि आज अक्रॉस पार्टी लाइन सारे यूनाइटेड हुए एक ही प्लेटफॉर्म पे, और हर कोचे हर गली में कश्मीर के लोग निकले। सिर के ऊपर से जब पानी चला गया तो आज कश्मीरियों को समझ आया कि ये बहुत ज़्यादा हुआ, क्योंकि हम मेहमान नवाज थे, मेहमान नवाजी में मशहूर है, और मेहमान नवाज इंशाल्लाह रहेंगे। तो जब हम मेहमान हमारे घर आए और इस मेहमान का कत्ल सरेआम किया जाए, वो काबिल बर्दाश्त नहीं हुआ। हम कड़ी अल्फाजों में इस चीज़ की मजम्मत करते आए हैं। आज बिलखुसूस पर्टिकुलरली इसकी बहुत ज़्यादा मजम्मत हुई, और ख़ासकर जो पहलगाम कंस्टिट्यूएंसी है, आपने देखा होगा हर एक गांव में दुकान भी आज बंद था कल। जी आपका जितने भी गांव हैं, हर जगह से आपके कैंडल मार्च निकले और पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगे। हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तानी हैं, ये नारे लगे। आपने आज तक कभी नहीं देखा। तो और उसके साथ साथ कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोग एक ही प्लेटफॉर्म पे आए, ये काबिल तारीफ की बात है। और इंशाल्लाह रहमान आज के बाद कोई उम्मीद ये लगाएंगे कि कभी भी ऐसे वारदात सामने ना आए। लेकिन जो गया उसको हम कुछ नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज जरूर है, जो नैरेटिव बाहर ये बना रहे हैं कि कश्मीरी मुसलमान, मुझे ये खुद ही कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी टेररिस्ट थे, ये वहां से आए थे, बैरूनी मुल्क से आए थे। तो कश्मीरियों को क्यों ये बदनाम कर रहे हैं, जब कश्मीर ये खुद कह रहे हैं, एज पर रिपोर्ट्स जो ये रिपोर्ट दे रहे हैं कि ये बाहर से थे, तो कश्मीरियों का कहां कसूर है। तो ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं, मैं अदबन गुजारिश करता हूं अपने मुल्क को, अपने हिंदुस्तान के जहां पे भी जिस जगह पे लोग हमें सुन रहे हैं, कम से कम कश्मीरी मुसलमानों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को आप इस तरह से बदनाम मत करिए। हम बिल्कुल अमन पसंद लोग हैं, हम अमन चाहते हैं। हमने 35 साल ये मुसीबत यहाँ देखें और मुसीबत नहीं देखना चाहते हैं, मेहरबानी करके। और दूसरी साइड में कुछ कॉल्स हमें आ रहे हैं, चाहे पहलगाम के भी जम्मू कश्मीर के लोग बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, वहाँ से डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं। तो अदबन उन लोगों से, उन अपने वतन के लोगों से मोतबाना गुजारिश है, कम से कम इस चीज को रोका जाए। डोंट डिवाइड अवर कंट्री। PMHM दे आर टेकिंग कॉग्निजेंस ऑफ इट, जैसे कर्नल साहब ने कहा, तो अच्छा है, let them take the extreme step, what are the steps they have to take। उसमें we are with them, हम उनके साथ हैं, खड़े हैं, शाना बशाना खड़े हैं। हमने कहीं पे ये नहीं कहा कि भाई गलत है या नहीं हुआ, अच्छा स्टेप लिया है। लेकिन कश्मीर अगर आप एलिनेट मत करिए ना जम्मू कश्मीर को, अगर हम हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप हमें अलग कर रहे हो। कौन अलग कर रहा है? मैं अदबन गुजारिश कर रहा हूं जितने भी सब कौन अलग कर रहा है? अभी तो ऐसी कोई बात यहां नहीं हुई। देखिए आजम साहब, मैं ओवरऑल नैरेटिव की बात कर रहा हूं, जो कोई जिसको मीडिया वाले, कल भी आप अगर आप देखेंगे श्रीनगर में गोदी मीडिया के खिलाफ नारे लगे, मतलब दिस शुड नॉट हैपन। आज हमें अक्रॉस पार्टी लाइन्स, आज हमारे ऑनरेबल CM साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई, उसमें मेरे जो बीजेपी के हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स थे, भले ही प्रेसिडेंट उनका नहीं था, PDP की प्रेसिडेंट साहिबा नहीं थी, बाकी जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज थे सारे वहां पे हैं। एक रेजोल्यूशन पास हुआ वहां पे कि हम इसको स्ट्रांगली कंडेम करते हैं पार्टी को ऊपर आके। एंड सेकेंडली, और जो वहां पे देखिए, अगर आप कश्मीरियों की बात करें, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में हाफत नाडका शाह आदिल भी वहां शहीद हुआ। और कैसे शहीद हुआ ये बात कोई नहीं करता है। वो उनको उसने वो मिलिटेंट्स को गन छीनने की उसकी कोशिश की।
नहीं अल्ताफ साहब ताकि देखिए, वो अल्ताफ बचा साहब, रहा था, पहले उसी को मारा सैयद गया। आदिल हुसैन का जिक्र हमने कल भी किया, कल भी हमारे यहाँ पैनलिस्टों ने खुद उसका नाम लिया, उनके बारे में बताया कि कैसे उसने कोशिश की और अपनी जान भी गंवा दी। हम तो सज्जाद का भी जिक्र कर रहे हैं जिसने अपने कंधे पर जो है एक जख्मी टूरिस्ट को लेकर के वो कंधे पर जो है पीर के पैदल चला। ऐसे तमाम कितने पौनी वाले जो है वो अपने घोड़े पे या पुणे बैठा के वो आगे बढ़े, ये हमने सब दिखाया। आपकी जो फिक्र है वो एक जगह दुरुस्त है। मैं इस सवाल को लेकर जरा आगे बढ़ना चाहूंगा, आपके पास फिर मैं वापस आता हूं। ये हमारे दर्शकों के लिए आप बहुत अहम है, क्योंकि पहलगाम जहां ये हमला हुआ, आप वहां के एमएलए हैं, रिप्रेजेंटेटिव हैं। मैं फिर आपके पास आता हूं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं ज़ुहैब यूसुफ, पीडीपी के फर्स्ट आउट। मैं उनके पास भी एक बार हो लूं। ज़ुहैब साहब, आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है। क्या आप देख पा रहे हैं इस बार जो हालात हैं वो किस तरफ इशारा कर रहे हैं? क्या हिंदुस्तान को आप देख पा रहे हैं कि हर तरफ, चाहे मशरिक हो, मगरिब हो, या फिर जुनूब हो या शुमाल हो, हर तरफ जो है एकजुटता नजर आ रही है? और क्या यह सही वक्त है, जैसा पीएम ने कहा है खुद क़यादत करते हुए, कि इंसाफ हासिल करना है और करके रहेंगे, और जिन लोगों ने भी ये कायराना हरकत को अंजाम दिया है, न सिर्फ उनको बल्कि उनके जो साजिश करता है उन्हें भी इसका हिसाब चुकाना होगा? ज़ुहैब साहब। बहुत बहुत शुक्रिया वसी साहब। जैसे कि अल्ताफ साहब कह रहे थे और बाकी यहाँ पे पैनलिस्ट भी बोल रहे थे, ये सबसे पहले तो बहुत ही शर्मनाक वाकया सामने आया है, और किस तरीके से ये इंसानियत का कत्ल किया गया, कश्मीरियत को बदनाम करने की कोशिश की। और आपने देखा होगा, सबसे पहले आज तक इस तरीके की जो सॉलिडारिटी है वो सिर्फ 2 बार देखी गई है। 1947 में जब रेडर्स आए थे जी वहां से और कश्मीर पे हमला कर रहे थे, तो उन्होंने कश्मीरियों ने यहां से नारा दिया था, आप खबरदार हो जाओ, हम कश्मीरी है तैयार। हमलावर खबरदार, हम कश्मीरी है तैयार, ये कहा था उन्होंने। हम कश्मीरी है। और आज उस 1947 के बाद आज हम फिर से उसी तरीके का रिजॉल्व देख रहे हैं। पूरे जम्मू कश्मीर में एक एक छोटे छोटे गांव में, खित्ते में, शुपियन में, बांडीपुरा में, हर जगह पे प्रोटेस्ट निकल रहे हैं इन सॉलिडारिटी अगेंस्ट टेररिज्म। तो जो आपने सवाल पूछा कि क्या कश्मीरी देख रहा है पूरे मुल्क को, जुनूब को, शुमाल को, लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं कि क्या मुल्क देख रहा है कि कश्मीर ने टेररिज्म रिजेक्ट कर दिया? आम कश्मीरी टेररिज्म को के बिल्कुल खिलाफ है। आम कश्मीरी चाहता है कि आम कश्मीरी देश के इस टाइम कलेक्टिव रिजॉल्व के साथ है। आम कश्मीरी जो है वो देखता है कि किस तरीके से हमारे यहाँ पे मेहमान आए थे और मेहमानों के साथ ये बर्बरता की गई, और इसको, इस नोशन को, ऐसी चीजों को बिल्कुल बिल्कुल ये रिजेक्ट करता है। लेकिन एट द सेम टाइम जब मैंने कहा कि मुल्क को भी ये देखना चाहिए कि कश्मीरी टेररिज्म को एकदम रिजेक्ट कर रहा है, उसमें उसका मतलब ये है कि इस टाइम पे हर जगह से स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस में हैं, कश्मीरी डिस्ट्रेस में है मुल्क में, और वो बोल रहे हैं कि क्यों ऐसे लोगों की मिसाल बनाई जाती है, इस्लाम की क्यों इस तरीके की मिसाल बनाई जाती है? क्या वो इस्लाम की, कश्मीरियत की, इंसानियत की आप आदिल की मिसाल बनाइए, जिसने अपनी जान दे दी अपने देशवासियों को बचाने के लिए, अपनी कश्मीरियत बचाने के लिए, इंसानियत बचाने के लिए। आदिल, उस सजाद की बात कीजिए जिसने अपनी पीठ पर उस पर्यटक को नीचे लेके आए, वो जो टूरिस्ट था उसको नीचे लेके आए जब वो जख्मी हुए थे। वो कश्मीरियत की मिसाल होनी चाहिए। ये नहीं कि कहीं पे कोई मीडिया हैज टू बी वेरी रेस्पॉन्सिबल व्हेन इट स्पीक्स अबाउट, बिकॉज आप समझ लीजिए इस टाइम पे देश जो है एक हिसाब से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है हमारे देश को तोड़ने के लिए, देश की एकता को तोड़ने के लिए, यूनिटी को तोड़ने के लिए। तो क्या हम उस चीज को कामयाब होने देंगे जब पूरे देश से स्टूडेंट्स डिस्ट्रेस में कॉल कर रहे हैं और कश्मीरी डिस्ट्रेस में कॉल कर रहे हैं, कहीं पे वार्निंग्स दी जा रही है? दिस इज नॉट सपोज्ड टू बी डन। रादर मैं आज आई कमेंड बीजेपी पीपल कि उन्होंने कहा कि जो हमारे शहीद आदिल है उनके लिए एक अवार्ड रखा जाए, जो ऑल पार्टी मीटिंग में उन्होंने ये कहा कि उनके लिए एक अवार्ड रखना चाहिए, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये मिसाल बननी चाहिए, ये नहीं कि कश्मीरी को हर जगह पे बदनाम किया जाना चाहिए। कश्मीर हैज शोन स्ट्रिक्ट सॉलिडारिटी विद दिस मूवमेंट, एंड एट द सेम टाइम मैं आपको एक बात बताऊं, बस बिल्कुल लास्ट बात मैं बताऊंगा, बिल्कुल लास्ट बात बताऊंगा कि
जिस तरीके से मैं अपील करता हूं पूरे देश के वासियों को कि कश्मीर को आप आदिल की नजर से देखिए, आप वो टेररिस्ट जो फॉरेन टेररिस्ट था उसकी नजर से ना देखिए। वी आर विद द कलेक्टिव रिजॉल्व। देश में जो, जैसे महबूबा मुफ्ती साहिबा ने आज भी ट्वीट करके कहा था कि अमित शाह साहब से उन्होंने होम मिनिस्टर से बात की है, और जहां पे भी हमारी जरूरत पड़े, कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़े, वी आर विद द कंट्री। बिल्कुल। अब तेंदु जी, मैं आपके पास आता हूं और लगभग मैं सबके पास फर्स्ट जो भी उनका रिएक्शन है इस पूरे मामले पर अब तक जहां तक बात पहुंची है उसको लेकर के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि जो खदशात या जिस बारे में थोड़ी फिक्र का इजहार किया है अल्ताफ साहब ने या ज़ुहैब साहब ने, वो किस हद तक वो दुरुस्त है? देखिए, मैं ना अल्ताफ साहब का दर्द समझ सकता हूं, क्योंकि ये उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को बिलोंग करते हैं जहां पर ये दहशतगर्दाना हमला हुआ है, और बहुत सारे लोग उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जो है टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, उनकी रोजी रोटी जुड़ी हुई है। मैं जैसे आपको कल भी बता रहा था कि इस आतंकी हमले से पहले पहलगाम में पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना टूरिस्ट का फ्लो था। दुकानदार का बिजनेस हो, चाहे एक कॉमन जो जिसने गाड़ी खरीदी थी, गाड़ी की किस्तें देनी थी, उनका बिजनेस हो, होटल खचाखच बुक थे। लेकिन आज आप देख लीजिए कि पूरे पहलगाम में जिस तरह सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये मैं हर बार यही कह रहा हूं कि आतंकवादियों ने क्या किया, उन्होंने एक तो भारत के फैब्रिक पे हमला किया और दूसरा कश्मीरी की रोजी रोटी पे गोली मारी। कश्मीरी जो भी है, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ उनका जो मजहब है, मुस्लिम है, हिंदू है, सिख हैं, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं अलग मजहब के। हिंदू भी पहलगाम में होटल चलाता है, सिख भी होटल चलाता है, मुस्लिम भी होटल चलाता है। तो ये कश्मीरियों को लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि पूरी कश्मीर को ये चीज समझ लेनी चाहिए कि जो पाकिस्तान है वो कश्मीर का दोस्त ना था, ना है, ना रहेगा। पाकिस्तान को सिर्फ कश्मीर की उस जमीन के टुकड़े से प्यार है, कश्मीर के रिसोर्सेज के साथ प्यार है, कश्मीर के पानी के साथ प्यार है, कश्मीरियों के साथ प्यार नहीं है। क्योंकि ये आप उन लोगों से पूछे, जब 1947 की बात आती है तो 1947 में जब कश्मीर पे कबायलियों के आड़ में पाकिस्तान आर्मी ने हमला किया, तो जो उनको कश्मीरी रास्ते में मिलता रहा उसको मारते रहे। मोहम्मद मकबूल शेरवानी की अभी भी मिसाल दी जाती है कि कैसे उसे पाकिस्तानियों ने कितनी बेरहमी से मारा। जी, तो ये एग्जाम्पल्स कम नहीं है। रही बात, देखिए जिस तरह अभी पूरे देश में रोष का माहौल है, लेकिन देशवासी ये समझते हैं कि देखिए कश्मीरी स्टूडेंट जो देश के मुख्तलिफ कॉलेज में पढ़ रहा है, पूरा देश उन लोगों के साथ है, वो देश के ही नागरिक हैं। हाँ, कोई फ्रिंज एलिमेंट हैं जो उन स्टूडेंट्स को, उन बेगुनाह बच्चों पे अटैक कर रहे हैं। और ये आप यकीन माने, जम्मू कश्मीर प्रशासन, जम्मू कश्मीर सरकार, इवन मैं आपको ये मोतबार एक अथॉरिटी से बात कह रहा हूं कि इवन लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा भी इस सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं और इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं पूरे अमले को यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कि ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जो देश के अलग अलग हिस्सों में पढ़ रहे हैं, उनकी सिक्योरिटी को सुनिश्चित किया जाए। अगर कोई किसी मुश्किल में है तो जम्मू कश्मीर का जो रिसोर्सेज है उन्हें यूज करके उस मुश्किल से निकाला जाए। लेकिन देखिए विशाल, क्या होता है कि जब इस तरह की ट्रेजेडी हुई है, जब पूरे देश में रोष है, तो कई ऐसे अनासिर होते हैं, एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, जिन्हें कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है डिस्टर्बेंस करने का, और वो कश्मीरी जहां पर भी देख रहे हैं उन्हें टारगेट कर रहे हैं। लेकिन ये वाइड स्प्रेड नहीं है, कुछ घटनाएं हो रही हैं, लेकिन आप यकीन मानिए कि उन राज्यों की सरकारें उसे कंट्रोल करेंगी, और जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है, चाहे वो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट हो, दोनों इस चीज को सीरियसली लेकर बैठे हैं और दोनों इस पे कार्रवाई कर रहे हैं कि हमारे जो स्टूडेंट्स बाहर पढ़ रहे हैं उन्हें कोई मुश्किलात जो है वो सामने ना आए। जी बिल्कुल। विक्रम जी, आप इसे कुछ ऐड करना चाहेंगे थोड़ा सा इसमें? जी जी, देखिए मुझे लगता है कि इस वक्त जिस तरीके से पूरी देश ने सॉलिडरिटी दिखाई है, ये बहुत काबिल तारीफ हम इसे कह सकते हैं कि रिएक्शन है। गुस्सा है, गुस्सा बहुत ज्यादा है, सड़कों पे लोग उतरे हैं,
लेकिन जिस तरीके से भारत सरकार ने लोगों की भावनाओं को समझते हुए इमीडिएटली वो प्रधानमंत्री जी का टूर को कट शॉर्ट करना, गृह मंत्री जी का कश्मीर में पहुंचना, ये कोई साधारण बात नहीं है। और इसके पूरे पूरे संकेत जो है पाकिस्तान को चले गए हैं कि इस हरकत का जो है कितना बड़ा खमियाजा हमें भुगतना पड़ सकता है। काश ये आपसी सौहार्द जो है जम्मू कश्मीर में और मजबूत हो, और हम हर मुसलमान को कटघरे में नहीं खड़ा कर सकते हैं, हर मुसलमान को हम दोषी नहीं ठहरा सकते, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये आपसी सौहार्द, ये गुलदस्ता जो है पूरी दुनिया के अंदर सिर्फ भारत में ही देखने के लायक है। हम तभी तो पाकिस्तान को कहते हैं कि तुम्हारे से ज्यादा सुरक्षित मुसलमान हिंदुस्तान में हैं, उनकी जिंदगी में क्यों मोहराम बचाने के लिए तुले हुए हो? तुमसे अपने देश का मुसलमान तो समझता नहीं है, फिर कश्मीर की तरफ बात करते हो और कश्मीर को गुमराह करने का प्रयास करते हो। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त केंद्र में जो मजबूत सरकार है वो पाकिस्तान को कैसे औकात दिखानी है वो भली भांति जानती है। लेकिन सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें लोकल लोगों को फ्रंट में बाहर आना पड़ेगा, खास करके कश्मीर के लोगों को, कि जो लोकल सिंपैथाइजर्स, गाइड, मेंटर किसी तरीके से भी है, जिनके कुल्लों में जाके ये जब कभी क्रॉस बॉर्डर से आते हैं तो कुल्लों में जाके छुपते हैं, उनको भी नंगा करना पड़ेगा ताकि उनकी वजह से कल को किसी और का परिवार, किसी और का घर ना उजड़े। ठीक है विक्रम जी, अब मैं आता हूं कर्नल एस पठानिया, आपके पास आना चाहता हूं। दुश्मन चाहता क्या है? कर्नल साहब, सीधा सवाल, दुश्मन चाहता क्या है और हमें प्रिटेंड क्या करना है, हमें दिखाना क्या है? बहुत छोटा लेकिन बहुत गंभीर सवाल है मेरे ख्याल से। पठानिया साहब, मैं आपको बताता हूँ 1989, आपके और आपके दर्शकों के लिए भी मैं शेयर कर रहा हूँ इंफॉर्मेशन। 1989 में पाकिस्तान ने एक ऑपरेशन टोपैक शुरू किया था, हाँ, जिसका मतलब था और उनका जो लक्ष्य था वो था टू मेक इंडिया ब्लीड इन 1000 कट फॉर 1000 ईयर्स। तो जहां तक पाकिस्तान क्या चाहता है वो बड़ा क्लियर है। और अगर हम ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान जो है अपनी हरकतों से बाज आएगा, फिर हम रियल वर्ल्ड में नहीं रह रहे। अभी सवाल ये है कि क्या हम पाकिस्तान की मर्जी पे हैं? इतना बड़ा देश, इतना शक्तिशाली देश जो एक ग्लोबल पावर है, 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है हमारे पास, और हम सुपर पावर बनने जा रहे हैं, हम पाकिस्तान को चेक क्यों नहीं कर पा रहे हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है। और क्यों पिछले 35 साल से, आज भी शायद आपने न्यूज में देखा होगा, मैंने देखा है कि आज हमने एक और सोल्जर खो दिया है उधमपुर एनकाउंटर में, जो 6 पैरा के थे, अली शेख। बिल्कुल, तो ये तो बार बार हो रहा है। इससे पहले आप देखिए 15-20 दिन वापस चले जाइए, कठुआ में 11 दिन एनकाउंटर चलता रहा, रामगढ़ में, रामबन में चल रहा था, किश्तवाड़ में चल रहा था। तो हम इसको रोक क्यों नहीं पा रहे? क्या वो वजह है जिसकी वजह से ये जो खूनी खेल पाकिस्तान खेल रहा है हम उसको चेक नहीं कर पा रहे हैं? मैं आपके साथ कुछ एक चीजें शेयर करूंगा। और हमारे पास अभी 2 ऑनरेबल मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, अल्ताफ साहब भी है। मैं अल्ताफ साहब आपके पास आऊंगा, बस थोड़ा सा वक्त दीजिए, अभी पठानिया साहब को जरा सुन लेते हैं जी। देखिए, बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन है। इन्फिल्ट्रेशन कहां से हो रहा है? आईबी और एलओसी से। व्हाई वी आर नॉट एबल टू सील आईबी एंड एलओसी? नो मैटर कितना भी पैसा खर्च हो जाए, कितनी भी एडिशनल ट्रुप्स लगानी पड़े, एलओसी और आईबी को सील कीजिए। उसके बाद इनका जो कंसेप्ट है ऑपरेशन का, ये लॉन्च पैड से इनके साथ एक गाइड आता है वहां से, उसको या तो एलओसी में धकेल देंगे, आईबी में धकेल देंगे, यहां से नया सेट जाता है गाइड्स का और सिंपैथाइजर का और ओजीडब्ल्यू और स्लीपर सेल जो भी इसको यूज करते हैं। उसके बाद इसको लेके आगे चले जाते हैं। वहां पे इनको सेफ हेवन प्रोवाइड किए जाते हैं, लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड की जाती है, इंटेलिजेंस प्रोवाइड की जाती है। हमें कुछ पता नहीं चलता है। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसी जो है, और हमारे पास बेशुमार इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, हमारे पास सेंट्रल की हैं, आर्मी की अपनी है, बीएसएफ की अपनी है, सीआरपीएफ की अपनी है, पुलिस की अपनी है। वो हम क्यों नहीं वो उनको यूज करते हैं, रिसोर्सेज बनाए, ह्यूमन इंटेलिजेंस को बढ़ाएं, और अगर वो कुछ लोग घुस भी जाते हैं तो उनको फौरन एलिमिनेट किया जाए। वो क्या हो रहा है? नहीं हो रहा है। उसके बाद अभी आप देखिए, यहाँ पे यूनिफाइड कमांड का कंसेप्ट है, और जिसके अंदर अनफॉर्चुनेटली मेरे हिसाब से हमारे जो चीफ मिनिस्टर साहब हैं, ही शुड बी अ पार्ट ऑफ इट, उनको अलग रखा गया है। और मैं आपको बता दूं 1990 से 1995 तक, जब मिलिटेंसी पीक पे थी, जनरल कृष्णा राव को गवर्नर बनाया गया था और उनके 2 एडवाइजर थे, एक जनरल जकी और दूसरे जनरल सोलंकी, जो दोनों अलग अलग रीजन में थे, कश्मीर में थे, यहाँ थे। अभी
अगर हम देखें सेंसिटिविटी ऑफ स्टेट्स, अरुणाचल में देखिए हमारे जनरल पटनायक साहब बैठे हुए हैं, हमारी जो पड़ोसी यूटी है उसके अंदर ब्रिगेडियर मिश्रा हैं। आई बीन रिक्वेस्टिंग गवर्नमेंट कि एक यहाँ पे आप एक आर्मी बिल्कुल, जनरल लाइए। आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं कर्नल साहब, बेशक आप चूंकि ये आपका क्षेत्र है और इसलिए उसकी बारीकियां आप समझते हैं, बिल्कुल ये सवाल बार बार उठता रहता है कि आखिर वो इन्फिल्ट्रेट कैसे कर जाते हैं। इस पर बातचीत होती रहेगी कि मौजूदा जो सूरत हाल है वो ये है कि इस वक्त देश के लोग वो गुस्से में है, चूंकि लोग भूल नहीं पा रहे जिस तरह से आतंकियों ने निशाना बनाया है और कत्लेआम मचाया है। अब मैं आपके पास फिर लौटूंगा, जरा अल्ताफ साहब के पास चलते हैं, चूंकि अल्ताफ वानी जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए हैं और पहलगाम से ही एमएलए हैं जहां पर ये खूनी खेल खेला गया। अल्ताफ साहब, मैं फिर आपके पास आना चाहता हूं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं यही कह रहा था कि आप देखिए कि पहलगाम में कंप्लीट शटडाउन हुआ, लेकिन दूसरे दिन विदाउट, उसमें तो सारे हमारे मीर वाइज साहब है या हमारे ट्रेड एसोसिएशन से या हमारे ये ट्रांसपोर्टर्स थे, उन्हें सब ने कॉल दिया तो कश्मीर पूरा, जम्मू कश्मीर पूरा बंद हुआ। लेकिन आज आप देखिए पहलगाम विदाउट एनी कॉल आज भी बंद है, पूरा जैम है और हर एक जो टूरिस्ट ऐसा है, खाली नहीं हुआ है पहलगाम, और टूरिस्ट आ रहे हैं, आज भी पहलगाम आ रहे हैं, लेकिन हर एक पहलगाम के जितने भी लोग हैं वो टूरिस्ट के पीछे पीछे आज चल रहे हैं। उन्होंने वहां पे सारा कुछ फ्री कर दिया, चाहे गाड़ी हो चाहे वो हो। उन्होंने कह रहे हैं कि लाइवलीहुड को आप छोड़िए, इकोनॉमी को आप छोड़िए। हमने 35 साल जब वहां पे टूरिस्ट नहीं आते हमने तब भी जिया, लेकिन ये जो हुआ, ये जो स्टेन हमारे ऊपर लगे, इसको हम बहुत मुश्किल है हमें ये धोना। हम हतुल इम्कान कोशिश कर रहे हैं कि वी शुड बी टुगेदर राइट नाउ एंड वी आर डूइंग इट। और पहलगाम में आज कोई दुकान कुछ भी नहीं खाली है। यहाँ मेरे किसी पैनलिस्ट ने सही कहा, वहां पे सिख सरदार जी का भी होटल चल रहा है, वहां पे हिंदूज का भी होटल चल रहा है, वहां पे मुस्लिम्स का भी होटल चल रहा है। ऐसा नहीं है कि ओनली मुस्लिम्स वहां पे बिजनेस कर रहे हैं, वहां पे आप ये शॉपकीपर्स ऑल कम्युनिटी से हैं। तो मेरा यही मानना है कि ये जो शर्मनाक वाक़ा हुआ, हमारे पास अल्फाज नहीं है, वी आर स्पीचलेस। पूरा जम्मू कश्मीर स्पीचलेस है और मैं खुद एज रिप्रेजेंटेटिव पहलगाम का मेरे पास अल्फाज नहीं है कि मैं कैसे अब अपने आप को मैंने कैसे कंट्रोल किया, कैसे मैं पहुंचा खुद अपने रात के 2:30 बजे तक वहाँ से वो लाशें निकाली। मेरे साथ काबीना के 2 मिनिस्टर जावेद डार साहब, सकीना इतू साहब और जावेद डार साहब थे। तो अनफॉर्चुनेट हुआ ये, लेकिन जहाँ तक अब कश्मीरियों को या मुसलमानों को लेके जा रहे हैं कि जैसे विक्रम जी ने कहा है, देयर आर सर्टेन एलिमेंट्स दे शुड बी डेल्ट विद आयरन फिस्ट। हम नहीं है, वी आर नॉट विद द वायलेंस, ऑल कश्मीरी इज नॉट विद द वायलेंस। हमने बहुत झेला है, हम पीसफुली रहना चाहते हैं। कोई मुल्क इसको बैटल ग्राउंड बनाना चाहता है, किसी हमारे कर्नल साहब ने सही कहा, वो तो बड़ी बात है, हम उस पर नहीं जाएंगे। आई विल बी रेस्ट्रेन माई सेल्फ विद इन द JNK, बट जो भी स्टेप्स कल हुए हैं अच्छे हुए हैं, दे आर द गुड स्टेप्स। मगर हमारा मानना यहाँ पे ये है कि हम पीसफुली रहना चाहते हैं, वी आर विद देम। जहाँ पे भी जो टूरिस्ट है, जो भी आना चाहता है या जो आने वाला जो अमरनाथ यात्रा है, इंशाल्लाह रहमान आदमी सीख जाता है। कुछ सिक्योरिटी की वजह से भी थोड़ा सा इजी मत लिया शायद किसी जगह, अगर ये एरिया वहाँ पे ऑलरेडी सिक्योरिटी डिप्लॉयड हुआ करती थी, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं थी। अब रीजन इज बेस्ट नोन, मैं उस पर नहीं जाऊँगा क्योंकि वी डोंट वांट टू हैव अ ब्लेम गेम। हम यहाँ पे इस पे ब्लेम गेम नहीं करेंगे क्योंकि अब हद होगी। कभी मैं विक्रम जी पे बोलूंगा, मैं PDP पे बोलूंगा, वो इस पे बोलेंगे। नो, द टाइम हैज गॉन, वी शुड सी हाउ पीसफुली वी हैव टू बी। हमें कैसे अमन के साथ रहना है, हमें कैसे अपने मुल्क को बचाना है, हमें अपने मुल्क के साथ कैसे रहना है, आज के डेट में हमें वो देखना है। उसके लिए मैं अपने जम्मू कश्मीर के जितने भी हमारी अवाम है जो आज के डेट में यूनाइटेड होके इकट्ठा होके एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, इसको हम गंवाएं ना। मैं अचम साहब के साथ कल पहलगाम में था, ऑनरेबल एलर्जी साहब, कल नहीं परसों हम थे जब ऑनरेबल अमित शाह साहब आए, ऑनरेबल एलर्जी साहब हमारे चीफ मिनिस्टर साहब थे, मैं वहां पे था, देन ऑनरेबल एचएम साहब ऑन स्पॉट गए विजिट के लिए, दैट यू माइट ऑल बी नोइंग। लेकिन हमें इकट्ठा होके, ये नहीं है कि अब मैं यहाँ पे कहूँगा ये यूटी है, यहाँ पे पुलिस हमारे पास नहीं, हमारे पास एडमिनिस्ट्रेशन है। नो ब्लेम गेम, वी हैव टू डू इट
वी हैव टू फाइट इट टुगेदर। हमें इकट्ठा होना है, एक ही बार, बार बार मरने से बेहतर है एक ही बार आदमी मरे। तो हमें इकट्ठा होना है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम से भी मोतबाना गुजारिश करता हूं, इस स्पिरिट को बरकरार रखें। हमें इकट्ठा होना है और मुसीबतों से निकलना है। और फिर एक बार मैं आपसे अदबन आपके चैनल से, क्योंकि दिस अ फेमस चैनल, कर्नल साहब भी इस बात को, बाकी जितने भी पैनलिस्ट हैं वो सारे इस बात को कहें, जितने भी डिस्ट्रेस कॉल्स आ रहे हैं, प्लीज़ मेहरबानी करके मैं हाथ जोड़ता हूं, हम शर्मिंदा है। ये इंसानियत का जो कत्ल हुआ, ये किसी मजहब में नहीं है कि आप इनोसेंट को मारोगे, कोई मजहब नहीं है। एंड टेररिस्ट डजंट हैव ए रिलीजन। अब मत बताइए वो उसका नाम मुसलमान है, वो ये से मुस्लिम, नो, नॉट एट ऑल। टेररिस्ट डजंट हैव ए रिलीजन, दे आर रिलीजनलेस। तो मेरी अदबन गुजारिश है कि ये जो डिस्ट्रेस कॉल्स आए, जितने भी स्टेट्स में ये बात जाए, कम से कम अपने कश्मीरी भाइयों को सीने से लगाओ। हम हिंदुस्तान का हिस्सा थे, हिंदुस्तान का हिस्सा है और हिंदुस्तान का हिस्सा रहेंगे। हिंदुस्तान का हिस्सा थे, हिंदुस्तान का हिस्सा है, हिंदुस्तान का हिस्सा रहेंगे। बहुत बड़ी बात का हिस्सा है और सामने आ रही। जी अल्ताफ साहब, मैं रंधावा साहब आपके पास आना चाहता हूं और फिर ज़ुहैब साहब आप भी तैयार रहेगा, फिर बात कर। रंधावा साहब, कितना बड़ा मैसेज ये प्लेटफॉर्म दे पा रहा है यहां से JKLH? देखिए, बेहतरीन मैसेज है, बहुत अच्छा मैसेज है, पॉजिटिव मैसेज है। और कश्मीर के नौजवानों ने कल और आज नेशनल मीडिया पे भी बताया है कि ये अंदर से हमारी चीख पुकार बाहर आ रही है। हम हमारे करैक्टर पे, हमारे कल्चर पे जो है थब्बा लगा है, इसको कैसे धोएंगे? दोबारा कौन आएगा? जो आएगा भी तो किस सोच के साथ आएगा? ये वही कश्मीरियत है जिसकी हॉस्पिटैलिटी के लिए दुनिया भर में कहा जाता था कि उनका कल्चर बहुत अच्छा है, लोग उसके कल्चर के साथ जुड़ते हैं जब मेहमान नवाजी के बाद हो। तो इन लोगों ने ये बदनुमा दाग लगाया है। आई विश कि ये जल्दी से दाग मिटे, लेकिन उससे पहले मैं ये जरूर चाहूंगा कि हर कश्मीरी को ये ओन करना पड़ेगा कि जो लोकल गाइड, शेल्टर वगैरह हैं, उनको नंगा करके पुलिस को, फोर्सेस को बताया जाए कि इसकी वजह से हम बदनाम हो रहे हैं, ये व्यक्ति है, इसके घर में अनजान लोग आके रुकते हैं, इस पे कार्रवाई कीजिए। कौन लोग इसके घर रुकते हैं, वो कहां से आते हैं, वो मिलिटेंट है या नहीं है, हमें नहीं पता है, लेकिन हम इससे बदनाम होते हैं, इस पे रेकी कीजिए। जब तक ये खुल के समाज बाहर नहीं आएगा, मैं यकीनन कह सकता हूं कि मिलिटेंसी पूरी तरह से इरेडिकेट नहीं हो पाएगी। ये कश्मीर शुरू से ही धरती पे एक स्वर्ग की रूप में रहा है। बड़ी मुश्किल से पिछले 8-10 वर्षों में इसको केंद्र सरकार ने मेन स्ट्रीम में लाने की कोशिश की है। इसको जीवित रखना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल। रंधावा साहब, ज़ुहैब साहब, आप कुछ इस पे ऐड करना चाहेंगे? जो रंधावा साहब इशारा कर रहे हैं और जो कर्नल साहब इशारा कर रहे हैं, दो चीजें हैं, एक आ जाना, दूसरा समर्थन मिलना। ज़ुहैब साहब, देखिए, कश्मीर मीन्स जो कश्मीरी, अगर आप जनरल पॉपुलेशन को मेजर करें, उनके थॉट प्रोसेस को मेजर करें, तो वो हमेशा मेन स्ट्रीम के साथ ही था। सारे लोग मेन स्ट्रीम के साथ ही है। अब एक ग्रुप था, वो आइडियोलॉजी है, किसकी है, क्या है, एक आइडियोलॉजी ही एक आइडियोलॉजी को मार सकती है। आपने उसका सबूत कल ही देखा कि किस तरीके से एक एक कश्मीरी घर से निकला और एक एक कश्मीरी ने, चाहे वो सिविल सोसाइटी हो, पॉलिटिशियंस हो, चाहे वो एकेडमिशियंस हो, जिस भी तबके के होटेलियर्स हो, मार्केट वाले हो, जिस भी तबके के लोग हो, वो निकले और सॉलिडारिटी दिखाई इस चीज के साथ, इस कॉज के साथ, और बिल्कुल टेररिज्म को रिजेक्ट किया। और एट द सेम टाइम बहुत अच्छी बात यह है कि हिंदू मुस्लिम करने से भी वो भी उन्होंने रिजेक्ट किया, जहां बल्कि बहुत सारे मीडिया हाउसेस जो थे वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश कर रहे थे ताकि ये डिबेट कहीं और चला जाए। लेकिन मैं बड़ा खुश होता हूं नौजवानों से कि उन्होंने ये रिजेक्ट किया, ये पोलराइजेशन करना भी वहां पे, और बिल्कुल कॉज के साथ रहे, टेररिज्म को एकदम यकजहती से रिजेक्ट किया। हैविंग सेड दिस, जैसे जिस तरीके से फॉरेन मिनिस्ट्री ने, डिफेंस मिनिस्ट्री ने ये सारे जितने भी स्टेप्स उठाए हैं, चाहे वो इंडस वाटर ट्रीटी का हो, चाहे वो अटारी बॉर्डर का हो, जो भी जितने भी सारे ICPs बंद करती है, लेकिन अल्टीमेटली इनका जो सब चीजों का एम ये होना चाहिए, थॉट प्रोसेस ये होना चाहिए कि हमको कश्मीर में सिक्योरिटी सिचुएशन ठीक करनी है, और वही मेन एम होना चाहिए कि कश्मीर की जो सिक्योरिटी सिचुएशन है, ताकि आज के बाद इस तरीके की चूक ना कहीं हो जाए। क्योंकि जितने भी सारे
मैं इसको पॉलिटिसाइज नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे क्लेम्स थे कि सब कुछ ठीक है, तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो चूक रह गई होगी। तो वो चूक अब आज के बाद नहीं होनी चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी गुजारिश है कि ये जो सारे जो आपने इक़दाम जो आपने इम्प्लीमेंट किए हैं, तो कम से कम अब इसके बाद कश्मीर की सिक्योरिटी सिचुएशन नहीं होनी चाहिए। और हिंदुस्तान के लोगों से ये गुजारिश है, और हिंदुस्तान की मीडिया चैनल से ये गुजारिश है। एक मीडिया चैनल ये कहती है कि कश्मीर में इलेक्शन ही क्यों करवाया, क्यों दिया मौका सीजेआई ने कश्मीर में इलेक्शन का। दूसरी चैनल ये कहती है कि वो दीगर बातें ज़ुहैब साहब, वो दीगर बातें हम एक अप्रोच के साथ मैं बस ये कहना चाहता हूं कि ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। जी बिल्कुल, ये सारी चीजें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। जी तेंदर जी, मैं आपके पास अब आता हूं और कर्नल साहब के पास भी आऊंगा, लेकिन तेंदर जी, मैं अब आपसे ये जानना चाहता हूं कि जो स्टेप बाय स्टेप चीजें हो रही हैं, आज ऑल पार्टी मीट हो गई, दिल्ली में भी हो गई, जम्मू कश्मीर भी हो गई, और आज होम मिनिस्टर ने, विदेश मंत्री भी साथ में थे एस जयशंकर, राष्ट्रपति से मुलाकात की है। ये क्या देख रहे हैं आप तेंदर जी, क्या अपडेट अब और आ रहा है? मतलब सख्त पैगाम देने की दिशा में ये कहां तक, किस लेवल तक बात पहुंची? देखिए, जो डिप्लोमेटिक एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ लिया गया है, जो डिप्लोमेटिक सर्जिकल स्ट्राइक कल की गई है, उसके बारे में आज देश के जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं उन्होंने प्रेसिडेंट को ब्रीफ किया है। गृह मंत्री कश्मीर में थे, उसके बाद उन्होंने कल जो एक मीटिंग हुई थी कश्मीर में भी उन्होंने सिक्योरिटी रिव्यू किया था, उसके बारे में भी उन्होंने देश के जो प्रेसिडेंट हैं उन्हें, द्रौपदी मुर्मू, उन्हें ब्रीफ किया है। देखिए, आज एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आज जो अभी ऑल पार्टी मीटिंग हुई है उसमें जितनी भी अपोजिशन पार्टीज हैं उन्होंने यूनानिमसली ये बात कही है कि वो देश की सरकार के पीछे खड़े हैं। जो वो डिसीजन लेंगे टेररिज्म के साथ लड़ने के लिए, टेररिज्म को पूरी तरह से खत्म करने के लिए, हर एक पार्टी, वो चाहे किसी भी आइडियोलॉजी की हो, वो उस एक्शन के वो सपोर्ट करेंगी। तो देखिए, क्योंकि जो मिलिट्री एक्शंस होते हैं वो ना तो पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस किए जाते हैं, ना तो उनकी कोई प्रेस रिलीज आती है जब तक उन्हें एग्जीक्यूट नहीं किया जाता। यही चीज हमने सर्जिकल स्ट्राइक में भी देखी, यही चीज हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी देखी, और जिस तरह से आज पाकिस्तान बौखलाहट में है, आप देख लीजिए बॉर्डर पे या लाइन ऑफ कंट्रोल पे पाकिस्तान ने अपनी सेना की संख्या बढ़ा दी है। पाकिस्तानी जवानों को ये कहा गया है कि आप बंकर से ही सर्विलांस करें, उनको ये डर है कि अगर बंकर के बाहर निकलेंगे तो हमें निशाना बना दिया जाएगा। तो ये आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान इस वक्त बौखलाहट में। देखिए, कई लोग कल पूछ रहे थे कि ये जो एक्शंस लिए हैं भारत ने उसका क्या असर हुआ। आज आप पाकिस्तान का स्टॉक मार्केट देख लीजिए, पाकिस्तान ऑलरेडी जो मईशत है पाकिस्तान की वो खत्म हो रही थी, और आज जो स्टेप्स लिए गए थे उसमें स्टॉक मार्केट पाकिस्तान की हालत देख लीजिए। अभी आगे आने वाले दिनों में क्योंकि कर्नल पठानिया जो हैं वो स्ट्रेटेजी को ज्यादा जानते हैं मेरे से, उन्हें ये पता है कि जब भी कोई मिलिट्री एक्शन लिया जाता है उसका ढिंडोरा पीट के नहीं लिया जाता, वो बड़े डिस्क्रीट तरीके से लिया जाता है। दुश्मन कहीं एक जगह पर नजर टिकाए रहता है कि यहां से कुछ होगा, लेकिन जो एक्शन है वो दूसरी तरफ से हो जाता है। मैं थोड़ा सा एक और आपसे अपडेट इस बारे में लेना चाहता हूं तेंदर जी। आपने जैसे बताया कि ऑल पार्टी मीटिंग हुई, तमाम पार्टियों ने बैकअप किया, यानी बताया कि देश की अस्मिता की बात है और देश पर जो बुरी नजर उसके साथ है, तो सरकार जो भी फैसला लेगा उसके साथ खड़े हैं। इसके साथ साथ इंटरनेशनल कम्युनिटी की भी एक सहभागिता या सपोर्ट जरूरी होता है। इस बारे में कहां तक भारत कामयाब होता नजर आ रहा है, क्योंकि बहुत सारे देशों से इस तरह के संदेश आ रहे हैं। जी देखिए विशाल, भारत की अभी जो स्थिति है ग्लोबली वो बहुत स्ट्रांग है। आपने देखा ये दहशतगर्द हमला तब हुआ जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जो हैं जेडी वेंस वो भारत के दौरे पे हैं। तो आप देख लीजिए इस वक्त दुनिया का कौन सा ऐसा राइट थिंकिंग या ज़ी शऊर मुल्क नहीं है जिसने इस हमले को कंडेम ना किया हो। अमेरिका, आप किसी भी कंट्री का नाम ले लीजिए, प्रेसिडेंट ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कॉल किया, अभी बेंजामिन नेतन्याहू जो वहां से उनको प्रधानमंत्री को कॉल आया है, इटली की जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने प्रधानमंत्री से बात की है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उन्होंने बात की है। तो आप देख लीजिए प्रधानमंत्री को लगातार पूरी दुनिया का समर्थन इस वक्त भारत के साथ है, क्योंकि
पूरी दुनिया जो है वो भी दहशतगर्दी का जो नासूर है उससे तंग आ चुकी है। वो पूरा विश्व ये जो दहशतगर्दी का मदरशिप है, मैं जैसे पाकिस्तान को हमेशा से कहता हूं ये दहशतगर्दी का मदरशिप है। और आप दुनिया में कहीं भी अगर दहशतगर्दी देखेंगे तो उसका ओरिजिन जो है वो कहीं ना कहीं पाकिस्तान से जुड़ा होता है। तो पूरी दुनिया इस वक्त भारत के साथ खड़ी है। हालांकि जितने भी डिप्लोमेट्स हैं भारत में उन्हें ब्रीफ कर दिया गया है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से हर एक कंट्री से मैसेज आ रहे हैं। तो भारत, मुझे नहीं लगता कि इस बार भारत को कोई ऐसी प्रॉब्लम होगी अगर कोई वो आतंक के खिलाफ एक्शन लेता है, मिलिट्री एक्शन लेता है। जब भी लेगा तो पूरा दुनिया जो है भारत के साथ खड़ी होगी। इवन आपने देखा जिस दिन ये हमला हुआ, व्लादिमीर पुतिन जो है उनका कॉल आया प्रधानमंत्री को, तो इवन गल्फ कंट्री सारी उन्होंने अपनी सॉलिडेरिटी दिखाई है। तो हर एक दुनिया का देश जो है वो आतंकवाद के खिलाफ है, आतंकवाद से। लेकिन अब पाकिस्तान जो है, आप देख लीजिए पाकिस्तान ने आज फिर वो जो ओल्ड रेटरिक है उनका, उन्होंने वो दोहराने की कोशिश की। जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आई है, आप देख लीजिए कितनी बचकानी स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि हम अटारी वाघा बॉर्डर बंद कर रहे हैं, जो कि भारत ऑलरेडी बंद कर चुका है। ये हास्यास्पद बात है। दूसरी एक और इम्पोर्टेंट चीज, और एक और इम्पोर्टेंट चीज बताऊंगा। उन्होंने, पाकिस्तान ने कहा जो शिमला एग्रीमेंट है हम उसे अबाइंस में रख रहे हैं, तो उसमें तो पाकिस्तान का ही नुकसान है। 93,000 सैनिक पाकिस्तान के हमने उन्हें वापस किए थे। और दूसरी बात यह है कि जो जब भारत पाकिस्तान की फौज को मारते मारते खदेड़ रहा था तो पाकिस्तान ने ही रिक्वेस्ट की थी कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल जो है जहां तक फौजें पहुंची हैं उसे स्वीकार कर लें। तो वो शिमला एग्रीमेंट है। अगर पाकिस्तान उस शिमला एग्रीमेंट को अबाइंस में रख रहा है तो हमारे लिए तो पूरा लाइन ऑफ कंट्रोल और आईबी खुल चुका है भारतीय सेना के लिए। तो हम तो भारतीय सेना के शौर्य पे किसी को शक नहीं है। हम तो पीओके की बात लोग कर रहे हैं, वो तो लाहौर तक हमारे पास आ जाएगा। जी बिल्कुल। पठानिया साहब, बहुत कम समय, 20 सेकंड दे पाऊंगा आपको, बस आप कुछ कमेंट करना चाहें लास्ट। देखिए, एक प्रेसिडेंट थे चाइना के, माओ जेडोंग, उनकी एक बहुत अच्छी सेइंग है। वो कहते हैं कि इंसर्जेंट या मिलिटेंट वो एक मछली के समान है और वो तैरता है उस पानी में जो लोगों से बना है, जहां तक हम लोकल स्पोर्ट की बात करते हैं। और जब आप मछली को पानी से अलग कर देंगे तो मछली जो है वो मर जाएगी। इस समय हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी होगी कि इन हाउस जो हमारा मैनेजमेंट है जी, कि हम मछली को पानी से कैसे अलग कर पाते हैं। अदरवाइज अगर हम ये नहीं कर पाए तो ये घटनाएं बार बार होंगी, लगातार होंगी। और उसके बाद देखिए, वॉर इज नो ऑप्शन, लेट मी टेल यू। बिल्कुल, वॉर इज नो ऑप्शन। मुझे लगता है कि आपने बहुत कम में बहुत बड़ी बात कहती है और बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का। वजीर आजम के बयान को मैं फिर से एक बार दोहरा करके इस प्रोग्राम को खत्म करना चाहता हूं। उन्होंने कहा है कि बहुत हो गया, अब जिन लोगों ने भी ये काम किया है उन्हें सबक सिखाया जाएगा, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। और न सिर्फ ये कि जिन्होंने ये काम किया बल्कि उनके आका, साजिश करता तमाम लोगों को जो भी बची खुची ज़मीन रह गई है उससे मिट्टी में मिलाया जाएगा। ये संदेश आज पीएम का है, बहुत साफ है। इसके साथ ही इस चर्चा को यहाँ पर ख़त्म करते हैं। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया और आप बने रहे न्यूज़ 18 JK के साथ। मैं हूँ विशाल।